हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। आप ई पाठशाला के चैनल पे आप पूरी तरीके से क्लास 11th की इस सीरीज को देख रहे हैं। दोस्तों आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 नोमैडिक एम्पायर। क्लास 11th की इस नई सीरीज के अंदर आप देख रहे हैं नोमैडिक एम्पायर के बारे में। 2021, 22 और 23 के बच्चों के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोमैडिक एम्पायर को हम यायावर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। बहुत आसान और सरल भाषा में इस चैप्टर को समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। इस बार एनसीईआरटी ने एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य ये चैप्टर करवाया है, लेकिन इस बार द सेंट्रल एंड द इस्लामिक लैंड ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। तो अब आपका नोमैडिक एम्पायर जो चैप्टर था, जो कभी थर्ड चैप्टर आपका ये हुआ करता था और उसके बाद फोर्थ चैप्टर द सेंट्रल एंड द इस्लामिक लैंड एंड फिफ्थ चैप्टर जो हुआ करता था वो हुआ करता था नोमैडिक एम्पायर। तो क्योंकि अब सेंट्रल एंड द इस्लामिक लैंड है नहीं हमारा, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि चैप्टर थर्ड ये हो चुका है। चैप्टर की नंबर बदल चुके हैं बट चैप्टर का नाम सिर्फ वही रहेगा। तो यहाँ मैंने चैप्टर 3 लिखा है। जो बच्चे इसे चैप्टर 3 की जगह चैप्टर 5 समझ रहे हैं तो चैप्टर 5 भी समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर डिलीट हो चुका था, इसलिए सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बन गया। थर्ड चैप्टर जो है अब वो सेकंड चैप्टर बन गया। फोर्थ चैप्टर क्योंकि डिलीट हो चुका है इसलिए फिफ्थ चैप्टर अब फोर्थ चैप्टर बन गया। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात आपके लिए मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मेन हमें समझना है कि ये चैप्टर है क्या। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि पाठशाला के नोट्स आप चाहें प्राप्त करना तो आप हमारे साथ टेलीग्राम अकाउंट पे ईपी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप हमारे साथ जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जानने के लिए वो आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट ई पाठशाला पे भी जानने को मिल जाती है। दोस्तों ये चैप्टर आपको बताता है कि चंगेज़ खान की जो लाइफ थी, चंगेज़ खान की दुनिया थी, एक ऐसे योद्धा के बारे में बताता है जिसने पूरे संसार पे मैं कह सकता हूँ राज करने की सोची थी। ऐसा एनसीईआरटी की किताबों में मेंशन है बहुत अच्छी तरीके से कि शायद से वो भगवान से परमिशन लेके आया था और वो जो भगवान से परमिशन लेके आया था वो ये दिखाना चाहता था कि किस तरीके से पूरे साम्राज्य का स्वामी अगर कोई बनेगा तो सिर्फ चंगेज़ खान बनेगा। ये मेरे कहे शब्द नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को काफ़ी डीपली खंगालेंगे और देखेंगे तो काफ़ी कुछ इसके अंदर बताने की कोशिश करी गई है जो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आता उस लेवल पर जितना उन्हें समझना चाहिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो है जो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको चाहूँगा कि चैप्टर को उस लेवल पे समझाने की जहाँ से आपको इंटरेस्टिंग वे में चीज़ें समझ में आए। तो दोस्तों चंगेज़ खान के बारे में बताया जाता है कि चंगेज़ खान का जो नेतृत्व था यानी कि जो उसका टाइम पीरियड बताया जाता है 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में यूरोप और एशिया के अंदर इसने पूरा का पूरा इलाका जीता था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये इलाका दिखा सकता हूँ। ये इतिहासकर्ताओं ने अपना पूरा मैप तैयार करा है। इस इतिहासकर्ताओं में जो भी हमें अलग अलग सोर्सेज मिले हैं, फारसी में, रशियन में, स्पेनिश में, अरेबिया में, अरबी में, जितने भी हमें डेटा मिले हैं उन डेटा से ये मैप तैयार करा गया। इवन यूरोप के लोगों को भी डर लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं चंगेज़ खान आगे तक ना फैल जाए। जर्मन, स्पेन, उसके बाद इटली के आसपास के इलाके तो इसने पूरे तरीके से काफ़ी हद तक कैप्चर करने वाला था, लेकिन यूरोप के हिस्सों में पहुंच पाया। लेकिन काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो एशिया का मोस्टली पार्ट जो है चंगेज़ खान के द्वारा कवर किया जा चुका था। और अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि चंगेज़ खान जो है वो इतना बड़ा योद्धा कहलाया। अब दोस्तों चंगेज़ खान के बारे में ये बताया जाता है कि इस अध्याय में हमें चंगेज़ खान ने किस तरीके से पूरे के इलाके के ऊपर अपना राज चलाया, और साथ में हम देखेंगे इसकी वजह से कि उसने किस तरीके से सोसाइटी, किस तरीके से पॉलिटिकल और किस तरीके से अपना जो मिलिट्री का सिस्टम है वो, और साथ में इतनी बड़ी मिलिट्री को कैसे उसने ऑर्गेनाइज करा होगा वो सिस्टम, और साथ में जो भी परंपराएं इधर के इलाकों में चलती थी उसमें अपना इम्पैक्ट कैसे दिया। इतने बड़े एम्पायर में अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग तरीके की अर्थव्यवस्था थी, अलग अलग तरीके के रिलीजन के लोग थे, उन सबको कैसे इसने एक साथ जोड़ के इतना बड़ा एम्पायर बनाने की कोशिश करी। और उसके साथ यही नहीं, इवन इस बंदे ने यायावर साम्राज्य के थ्रू यानी कि इस चैप्टर के थ्रू उसने नए कदम उठाए, नए समझौते भी बनाए पूरे के पूरे यूरोप में। और पूरा जो आज मंगोल या यूरोप या रशिया जो भी है वो इसकी वजह से, इसके इतने बड़े एम्पायर की वजह से मैं कह सकता हूँ कि इतिहास में इस व्यक्ति ने बहुत गहरा प्रभाव डाला है। इसने मंगोलों के समाज, उनकी लाइफस्टाइल, उनके स्ट्रक्चर, उनकी संरचना पूरी तरीके से बदल के रख दी थी। दैट इज वाई हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर
इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आपने अपने इतने पूरे करियर के अंदर, आप 11th क्लास में आ गए हैं, आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया के अंदर क्या कहते हैं समुद्रगुप्त था, हमारे इंडिया के अंदर अशोक था जिसने अखंड भारत का निर्माण करा, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं पैदा हो पाया। आपने अलेक्जेंडर के बारे में सुना होगा जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, जो सिर्फ 6 ही देश जीत पाया। लेकिन दोस्तों उन सब के ऊपर भी कोई व्यक्ति था जो क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है चंगेज खान। तो चंगेज खान के बारे में क्लास 11th में बताया हुआ है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग टू यू दैट कि आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। सम्राट अशोक से भारत को अखंड भारत बना पाए, लेकिन इस व्यक्ति ने तो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करा कि दुनिया में इसने अलेक्जेंडर को भी बोना कर दिया, छोटा कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो दैट इज व्हाई अलेक्जेंडर, इतने सारे क्वेश्चन अब खड़े होते हैं हमारे दिमाग के अंदर। क्या क्वेश्चन खड़े होते हैं? हाउ डिड द मंगोल क्रिएट एन एम्पायर दैट ड्रॉप्ड द अचीवमेंट ऑफ द अदर वर्ल्ड कंज्यूअर अलेक्जेंडर? उसने ऐसा कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनाया, मतलब जो आपको मिल जाए। हर कोई चाहता है ना, नेम और फेम चाहता है, तो ऐसी क्या चीज आपको मिल जाए कि आप पूरे भारत के ऊपर क्या कहते हैं आप कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे भारत के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एलॉन मस्क पे ऐसी कौन सी आइडिया है, ऐसा कौन सा उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ऐसी कौन सी चीजें जो उसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाती हैं। तो सेम इतना बड़ा एम्पायर अगर किसी ने बिल्ड करा है तो ऐसे उसके पास क्या चीज होगी, ऐसा कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो अपने आप को बोलता था उसको भी छोटा कर देता है। ये दूसरा, ऐसी कौन सी स्किल होगी उस टाइम पीरियड पे कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल करा और इतने बड़े डोमिनेंस को फैलाया। क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि इतना नेटवर्किंग साइड, टेक्निकल गैप कितना कम होगा, मतलब कैसे ये कम्युनिकेट करता होगा। हमारे इंडिया के अंदर आपको पता था कि इंडिया के अंदर अकबर खुद ही ऐसा था कि वो 5 उसने टेरिटरीज बना रखी थी और एक दूसरे से प्लेस पे कनेक्ट होता था समय समय पे। लेकिन ये कैसे कनेक्ट होता था, ये बहुत ताज्जुब वाली बात है। एंड हाउ डिड चंगेज खान रिलेट द डाइवर्सिटी सोशल एंड रिलीजन ग्रुप दैट कंप्राइज इट्स डोमिनेंस। मतलब और दूसरी बात ये कि ऐसा तो नहीं है कि इसके पूरे के पूरे इलाके के अंदर एक ही धर्म के लोग रहते होंगे, बुद्धिस्ट भी थे, जैनिस्ट भी थे, मंक्स भी थे, उसके बाद मुस्लिम भी थे। इतने सारे लोगों को इसने कैसे कनेक्ट करा होगा, वो बहुत बड़ी बात है। इवन इस चैप्टर में पढ़ेंगे मंगोल कौन होते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो जीते कैसे थे, रहते कैसे थे, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, एंड हु डिड दे इंटरेक्ट विद एंड हाउ डू वी नो अबाउट देयर सोसाइटी एंड द पॉलिसी मतलब पॉलिटिक्स, मतलब ये किन से मिले या किन से जुड़े, जिसकी वजह से हमें इनके बारे में ये समझ में आता है कि किस सोसाइटी के अंदर रहते होंगे और उसके बाद इनकी पॉलिटिक्स कैसी होगी, कितने बड़े साम्राज्य को चला रहे होंगे, कैसे चला रहे होंगे, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड। देखो अब कितने सारे क्वेश्चन आ गए ना इस चैप्टर के अंदर। एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि हमें जानना है, हमें चैप्टर को रटना नहीं है। थॉरली अगर आप एनसीईआरटी पढ़िए तो पढ़ के तो आप कोई भी कर लेगा, लेकिन मेन होता है समझना। वो जो पावर आपके दिमाग में आएगी ना इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद, तो आप भी कहोगे मैं भी चंगेज खान बन सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले, क्योंकि ये लोग चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, घुमक्कड़ लोग, नोमैडिक लोग, जो ऑफकोर्स एक जगह पे कभी नहीं रुकते। एक जगह पे कोई बंदा अगर रुक गया तो लाइफ में वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। तो क्योंकि ये एक जगह पे कभी नहीं रुके, द स्टेपी डावल्स देमसेल्फ यूजुअली प्रोड्यूस नो लिटरेचर। मतलब ये लोग जहां पे भी रहते थे, इनका जो भी स्टेपी मैदान था, ये लोग जहां पे भी रहते थे, इन लोगों ने कभी भी अपने बारे में इतिहास कभी नहीं लिखा। क्योंकि मैं कह सकता हूँ शायद से उस तरीके की इनके पास व्यवस्था ना हो, या घूम घूम के बस इनको अटैक करना आया और ये सब चीज़ें जो हैं ऑफ कोर्स नहीं लिख पाए हों वो लोग। तो असल में चंगेज खान या उनकी लाइफ या मंगोलों के बारे में दोस्तों हमें उनके द्वारा लिखे हुए कोई भी प्रूफ नहीं मिलते हैं। प्रूफ कैसे मिलते हैं हमें प्रूफ मिलते हैं कोई इतिहासकर्ता जो ऑफकोर्स इनसे अट्रैक्ट हुआ हो, कोई डॉक्यूमेंट जो ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड पे किसी और ने लिखा हो, कोई ट्रैवलर जो इनके टाइम पीरियड पे या तो इनके आसपास के इलाकों में रहा हो, या तो जहां ये एम्पायर चला रहे थे उधर के इलाकों में कोई ट्रैवलर गया हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें ना हमें बताती है कि किस तरीके से जो मुगल और मंगोल लोग थे, मंगोल मतलब ये हमारे इंडिया में बाबर से 300 साल पहले का साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम पीरियड भी मैं आपको बता दूंगा, टाइम पीरियड 0 से अगर हम 1200 साल आगे जाएंगे, जब हमारी दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा था, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे पूरी दुनिया को जीत रहा था। इवन बस भारत भी घुस जाता, लेकिन बस भारत घुसा नहीं। तो द इंपीरियल सक्सेस ऑफ मुगल एम्पायर अटैक्ड मेनी ट्रैवलर्स, ऑफ कोर्स
जितना बड़ा एम्पायर ये बिल्ड कर रहा था, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर ही बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे, हुआंग सांग, फांगसियांग, उसके बाद ज़ैंग जोंग, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे ये भी ट्रैवलर्स थे, इनके बारे में भी जानने को मिला था। क्योंकि हमने देखा था कि ट्रैवलर्स बुद्धिस्ट भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, टर्किश भी थे, मुस्लिम भी थे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा इनके बारे में। एंड एवरी डॉक्यूमेंट, एंड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, चाहे वो पर्शियन में हो, चाहे वो रशियन में हो, चाहे वो टर्किश में हो, चाहे वो अरेबिक में हो, चाहे वो स्पेनिश में हो, चाहे वो जर्मन में हो, सारी चीजें ना हमें पूरी मिला के पढ़ी हमने। और जो जो चीजें हमें क्या कहते हैं सेम लगने लग गई, तो उससे हमने चंगेज खान का इतिहास बनाया। तो ये जरूर याद रखिएगा कि हमें कहीं पर्टिकुलर कोई इतिहास नहीं मिलता है, बस हमने इसको अलग अलग सोर्सेज से उठाया। अब बहुत सारी ऐसी स्टोरी भी है जो सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि मे भी शायद से ऐसा हो सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें, पर महाद्वीप मंगोल साम्राज्य के विस्तार का यह मतलब भी है कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध हैं, अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। इसमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी, ये सारे दोस्तों ये स्रोत बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब जो भी हमें सोर्सेज मिले वो चीनी भाषा में, मंगोली भाषा में, फारसी, अरबी और इवन कुछ इतालवी यानी कि इटालियन, लतानी यानी कि लैटिन, उसके बाद फारसी और रूसी भाषा, इनमें भी हमें स्रोत मिले। मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस में देख सकते हैं ना, क्योंकि भाई मैंने बताया ना कि ये बहुत बड़े एम्पायर के अंदर ये बंदा कैप्चर कर रहा था इलाकों को, तो इसीलिए हमें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रूफ मिले। सबसे सटीक प्रूफ हमें कहाँ पे मिला दोस्तों, ये एक उनका विवरण उनके नाम पे ये लिखा हुआ है, मंगोल उन न्यूटोविन। मतलब ये एक क्या कहते हैं चीनी भाषा के अंदर, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा एम्पायर ऑफ कोर्स इसने कैप्चर करा था, तो चीनी भाषा के अंदर मंगोल का गोपनीय इतिहास हमें मिलता है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मंगोल एम्पायर के बारे में, चंगेज खान के बारे में, उसके वंशजों के बारे में, मॉडर्न टाइम पीरियड पे चाइना का उसका कैसे प्रभाव हुआ उसके बारे में, ऐसे हमें सबूत मिले। कुछ हमें क्या कहते हैं मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार, जो मंगोल मार्को पोलो जो ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड पे जहाँ चंगेज खान था, तो उसने भी कुछ क्या कहते हैं उनके बारे में लिखा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें अलग मिली। लेकिन इतना है कि हमें जो भी बुक्स मिली या जो भी हमें स्रोत मिले, सोर्सेज मिले, वो सोर्सेज चंगेज खान की लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके पूरे एम्पायर में क्या क्या हुआ, और जो पिछले अभी हम क्वेश्चंस हमने आपको बताए, वो सारी की सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। वो सब कुछ हमें समझ में आया कि हाँ भाई ये चीज़ें हो सकती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि मंगोल लोग कौन थे। शुरुआती समय में मंगोल लोग दोस्तों याद रखना अपने दिमाग के अंदर, ये पूरे के पूरे मंगोल के अंदर अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए थे। ट्राइब समझते हैं कबीले टाइप, जैसे 100 लोगों का एक कबीला, 200 लोगों का एक कबीला, 500 लोगों का एक कबीला, 1000 लोगों का एक कबीला, 5000 लोगों का एक कबीला। ये कबीले हमेशा याद रखना डाइवर्स बॉडी में होते थे। इन कबीलों के अपने खुद के सुल्तान हो सकते हैं, सुल्तान मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कोई चीफ हो सकता है जो ऑफकोर्स उस कबीले का क्या कहते हैं देख रेख करेगा, उनके डिसीजन मेकिंग बॉडी में काम करेगा। जैसे हमारी इंडिया के अंदर आप मूवी देखिए तो उसमें पिंडारी लोग जो थे, पिंडारी लोग वो हुआ करते थे, तो पिंडारी लोग जो थे वो भी हमारे लिए ज़रूरी हो सकते हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए तो खैर ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे भी सेम ऐसी ट्राइब्स होती थी और ये ट्राइब्स सेम लैंग्वेज बोला करती थी। क्योंकि मंगोल में रह रहे तो ऑफकोर्स लगभग सेम लैंग्वेज ही होती होगी, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे क्योंकि खेती उस लेवल पे नहीं हो सकती थी, बहुत ठंडा इलाका है, बहुत तो नहीं कह सकता लेकिन ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, पेस्टोरलिस्ट लाइफ जिया करते थे, चरवाहा की जिंदगी। चरवाहा मतलब इनके पास ऑफकोर्स खेती नहीं हो रही है, तो कुदरत अपने आप ही कुछ ना कुछ ऑप्शंस देती है। जहाँ खेती नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या कहते हैं लोग चरवाहा किस्म की लाइफ जीते हैं, पेस्टोरलिस्ट नोमैडिक हंटिंग करते हैं। जिनके पास भेड़ बकरियां हैं वो अपनी भेड़ बकरियां रखते हैं, ऊन बेचते हैं, उनका खाल बेचते हैं, उनके दांत या उनके नाखून बेचते हैं और उनसे व्यापार करते हैं। और जिनके पास ये भी नहीं होता होगा तो शिकार करते होंगे, क्योंकि खेती तो हो नहीं पा रही है, तो हंटिंग गैदर। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे ये लोग भेड़ बकरियों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा चरवाहा लाइफ जी जा रही है, इसीलिए इनको नोमैड्स हमने बोला है। तो इतना फोकस जरूर रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज जानने वाली बात है कि ज्यादातर कौन सी चीज रखते थे, घोड़े, भेड़, मवेशी, बकरियां, ऊंट, ये सारी चीजें ये लोग पाला करते थे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि इनके इनके सिस्टम में पता क्या होता था, इनके सिस्टम में ये होता था कि पिता के मरने के बाद ऑफ कोर्स पैटर्नली सिस्टम होता है कि जो भी भेड़ बकरियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स बेटे को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फोकस ज़रूर करना, क्योंकि ये सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जितना बड़ा इलाका मंगोल का है वो ज़्यादातर इलाका स्टेपी मैदान है, मैदानी क्षेत्र है। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेपी मैदान नहीं कहा जाता है, हमारे यहाँ पे कुछ और कहा जाता है, पंपास कहीं बोला जाता है, कहीं पेरीज बोला जाता है। इधर के मैदानी क्षेत्रों को, घास के मैदान को हम स्टेपी कहते हैं। इतना ज़रूर फोकस करना, क्योंकि ईरान के आसपास का इलाका जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, अब तो फर्स्ट हो गया था, तो उसमें भी हमने स्टेपी मैदान देखा था। तो घास के मैदान को स्टेपी मैदान कहते थे। ऑफकोर्स यहीं के आसपास में खाना बदोश की लाइफ जिया करते थे। खाना बदोश क्या, आज भेड़ बकरियां यहाँ हैं, कल भेड़ बकरियां वहाँ होंगी, फिर वहाँ होंगी, फिर वहाँ होंगी, ऐसे कर करके ये ग्रुप में घूमा करते होंगे। जितनी ज़्यादा जिसके पास भेड़ बकरियां होती होंगी उतना ज़्यादा समृद्ध या प्रोस्पीरियस फैमिली वो होती होगी, या उस फैमिली से वो बिलोंग करते होंगे। क्योंकि ज़्यादातर इलाके जो हैं आप ऑफकोर्स देख सकते हैं प्लेन सरफेस है, मैदानी क्षेत्र है, रोलिंग प्लेस है, मतलब ऑफकोर्स थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा रेगिस्तान, नदियां, झरने, ये सारे इलाके यहाँ पे हैं। तो कुछ नदियों के नाम हो सकते हैं, वो ज़रूर देखिएगा, आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चरवाहों की तुलना में लोग एक नर्म शरीर जो गर्मी के महीने में फंस गए जानवरों के फरों में व्यापार से जीवित रहते थे। इसमें बता रखा है कि कभी कभार ऐसा भी होता था कि इतना ठंडा प्लेस उनका होता था कि कभी कभार उनके जानवर मर भी जाते होंगे, तो ऑफकोर्स उनके शरीर को सामान बेच के, खाल बेच के वगैरह वगैरह, ये ऑफकोर्स वहाँ पे जी लेते होंगे। इनका तापमान में बहुत अंतर आता था, लंबी सर्दियाँ यहाँ पे ज़्यादा देखी जाती थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब वो तो एक 11th क्लास के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भाई वो एक ऐसा प्लेस है जो ऑफकोर्स उस लैटिट्यूड पे जहाँ पे ठंड रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर ये लोग एग्रीकल्चर इज पॉसिबल इन द पेस्टल रीजन बट द मंगोल्स डिड नॉट टेक द एग्रीकल्चर। मतलब कृषि संभव है क्या? हम जम्मू कश्मीर में कृषि नहीं कर रहे हैं क्या? क्या कहते हैं, मेडिटेरियन सी के आसपास कृषि नहीं हो रही है क्या? अमेरिका में कृषि नहीं हो रही, ठंडे इलाके, लेकिन ये लोग नहीं किया करते थे। ऐसा हमें सबूत मिला है कि ये लोग कृषि नहीं किया करते थे। तो अटैक करना इनके लिए, आप देख सकते हैं, अटैक करके ही लाइफ ये जिया करते थे कि उनकी भेड़ बकरियों के ऊपर अटैक कर दिया, या उनके पूरे के पूरे एम्पायर जितने भी लोग हैं उनको एक ही बारी में उस कबीले को मार दिया, और उस कबीले को मारने के बाद पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, पूरा का पूरा जो चीज़ है वो ले लेते थे। हाँ, इनकी अच्छी बात ये थी कि ये क्या कहते हैं, एक व्हील रखा करते थे, व्हील। छोटे बच्चों को और महिलाओं को ये लोग नहीं मारा करते थे। अगर जब लड़ाई होती थी, अगर कोई बच्चा व्हील की हाइट के जितना है तो ऑफ कोर्स उसको वो नहीं मारा करते थे। ये मैं आगे स्टोरी में बताऊंगा आपको। लेकिन अगर कोई इस व्हील की हाइट से बड़ा है तो जब अटैक हुआ करता था तो सभी को मार दिया जाता था, बस छोटे बच्चे छोड़ के और महिलाओं को छोड़ के नहीं मारा जाता था। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़। दूसरा, मंगोल क्योंकि ऑफकोर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट होते रहते हैं, खाना बदोश जिंदगी जिया करते हैं, तो ऑफकोर्स ये क्या करते हैं, ये टेंट में रहना पसंद करते हैं। इन ट्रैवल करते हैं तो ऑफकोर्स ये अपने साथ मवेशी या अपने साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो ले जाते हैं, लेकिन साथ में टेंट में रहते थे। इस टेंट को स्पेशली कुछ और कहा जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि इसे क्या कहा जाता है, तो यू कैन सर्च दिस, आप इसे देख लीजिएगा ये क्या है स्पेशली। अच्छा, तो मेन बात ये क्या होती थी कि ऑफकोर्स के पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन ऑफ कोर्स फैमिली काफ़ी रिच होती थी, एनिमल उनके पास बहुत होते थे, इनके पास खाने पीने की वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में होती थी, इसलिए ट्रेड किया करते थे। ये पीरियोडिकली नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेड करने के लिए जाते थे। तो दोस्तों, यूजुअली हार्श क्लाइमेट एंड कोल्ड विंटर दे स्टोर प्रोविजन, रन आउट एंड दे कॉन्फिगरेटेड ओवर द पेस्टल लैंड एंड और उसके बाद लिखा है लैंड एंड रेड एंड सर्च ऑफ लिवी स्टॉक। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलाके होते जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कठोर ठंड होती थी, ऑफ कोर्स चीज़ें उस तरीके से उग नहीं पाती थी, खाने पीने की तलाश में जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता था वो एक दूसरे के ऊपर ऑफ कोर्स मतलब मैं कह सकता हूँ वायलेट हो जाते थे, लड़ते थे। और लड़ने का जैसे मैंने कहा कि अटैक करते थे, तो ये होता है यहाँ पे नॉर्मल था और इसलिए मंगोलों के अंदर ऐसा हो रहा था। और दूसरी बात ये चीज, जब संसाधन इनके पास थे तो ऑफ कोर्स व्यापार करने के लिए इनके पास इनका एक पड़ोसी मुल्क था जिनसे ये व्यापार किया करते थे। तो वो कौन सा था दोस्तों? वो था चाइना। ऑफ कोर्स जो चाइना के पास एग्रीकल्चर होता था वो उनको दे देते थे, और जो इनके पास चीज़ें होती थी वो ये चाइना से ले लिया करते थे। आज के डेट में भी मंगोल और चाइना व्यापार करता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड एंड आयरन यूटेंसिल फ्रॉम चाइना वर एक्सचेंज इन द एक्सचेंज फॉर हॉर्स फर गम, है ना, टेप्ड इन द स्टेपी। ये वही वाली बात है कि वो लोहे के बर्तन, एग्रीकल्चर वगैरह
वो मंगोलों को देते होंगे और मंगोलों से बदले में घोड़े, ऊंट या और भी जो चीज़ें होती थी जो यहाँ पे उग जाती होंगी वो इनसे ले लिया करते थे। लेकिन ऑफकोर्स हमें ये पता था कि मंगोल लोग जो थे ना वो बहुत खतरनाक हुआ करते थे। उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने देखा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की ग्रेट वॉल खींची ही इसलिए गई थी क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मंगोल व्यापार तो किया करते थे लेकिन बाद में ये अटैक भी कर दिया करते थे और अटैक करने की वजह से चाइना इनसे परेशान हो गया था। दैट इज वाई यहाँ पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई ताकि वो पूरी तरीके से कवर हो जाए और चाइना के अंदर मंगोल कभी अटैक ही ना कर पाए, है ना। व्यापार कर रहे हैं, अगर आप बार्टर सिस्टम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इसमें आप दूसरे को इलाके को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते ना। तो इसी वजह से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चीन की महान दीवार, ये बताती है कि किस तरीके से ये जो कृषि समाज चाइना था, चीन था, वो किस तरीके से सेंट्रल एशिया के लोगों से, सोसाइटी से डरता था क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें लगता था कि ये हमेशा अटैक करते रहते हैं इसीलिए। सो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हमने आज समझा कि यायावर साम्राज्य क्या था, मतलब ये लोग कौन थे। हमने समझा कि उनके बारे में कैसे हमें जानने को मिलता है, उनका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जैसे सर्दी या बहुत ज़्यादा सर्दी आती तो क्या अटैक क्यों किया करते थे, उनके आसपास की जो नेबर कंट्रियाँ थी उनके साथ उन्होंने कैसा व्यापार किया और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो थी ऑफकोर्स क्यों बनाई गई। तो दोस्तों ये आज हमने पढ़ा इस लेक्चर सीरीज में और आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। नोट चाहिए तो आप ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे जरूर जाइएगा। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी से मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।